हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सपना सोलंकी। डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें विकास और अभिवृद्धि के अर्थ को, परिभाषा, अंतर और विकास के जो पहलू हैं उनको बताया था। आज मैं आपको इस क्लास में विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको बताऊंगी। विकास के सिद्धांतों को जानने से पहले एक बार हम पुनः विकास और अभिवृद्धि के अर्थ को समझ लेते हैं। जो अभिवृद्धि है उसको कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहा जाता है। लेकिन समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो विकास कहलाता है। विकास और अभिवृद्धि के अर्थ को समझने से पहले हम इसके एक अंतर को समझ लेते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के जो भार हैं, आकार है, उनमें वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। लेकिन विकास का संबंध अभिवृद्धि से लगाया जाता है। यह शरीर के किसी भी अंग में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए हड्डियों का कड़ा हो जाना, मजबूत हो जाना, समय के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जो अभिवृद्धि है वो एक समय सीमा पर आकर रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि को नापा तौला जा सकता है, लेकिन विकास जो है उसको नापा तौला नहीं जा सकता है। अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देख सकते हैं, लेकिन विकास में महसूस किया जा सकता है। वृद्धि विकास का ही एक चरण है, लेकिन विकास में वृद्धि जो है वो भी सम्मिलित रहती है। अब हम जो अभिवृद्धि है और विकास जो है उसके सिद्धांत जो है मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। तो जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि जो परिवर्तन है वो निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। इन्हीं को जो विकास के सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम और निरंतर गति से चलती रहती है। ये गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि प्रथम 3 वर्ष का जो बालक है उसके विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन 3 वर्ष के बाद उसकी जो विकास की प्रक्रिया है कुछ धीमी गति से होने लगती है। दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि व्यक्तियों के विकास की जो गति है उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः जब बड़ा होता है तब उसकी लंबाई अधिक रहती है। उसी प्रकार जो बालक जन्म के समय छोटा होता है बड़ा होने पर भी उसकी हाइट छोटी ही रहती है। तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी जो विकास है एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं 32 से 36 महीने का जो बालक है पहले वो एक सर्किल को उल्टा बनाता है। 60 माह का जो बालक है उस उल्टे गोले को सीधा बनाता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है जन्म के समय सिर्फ रोना ही जानता है। 3 महीने की आयु में बालक विशेष प्रकार की गले से आवाजें निकालता है, लेकिन 6 महीने का जो बालक है आनंद की ध्वनि निकालने लगता है। ऐसे ही 1 साल का होते होते बालक कुछ स्वरों को बोलने लगता है, जैसे माँ, पा, बा या माता जी, पापा जी, बाबा जी आदि। चौथा सिद्धांत है विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सिर से पैरों की दिशा में होता है। हम एक उदाहरण के द्वारा जान सकते हैं। बालक अपने जीवन के जो प्रथम सप्ताह है उसमें केवल अपने सिर को ही उठा पाता है। प्रथम सप्ताह में जब बालक 3 महीने का हो जाता है तो बच्चा अपने जो नेत्र हैं उनमें गति को नियंत्रण करना स्थापित कर देता है। 6 महीने का बच्चा अपने हाथों की जो गति है उन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। 9 महीने का बच्चा सहारा लेकर बैठने लगता है और 12 महीने का बच्चा स्वयं बैठने लगता है और घुटनों के बल चलने लगता है। और 1 साल का होते होते बालक अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होने और हल्का हल्का दौड़ने और चलने भी लगता है।
5वां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के जो विभिन्न भाग हैं उनको चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। छठा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण के अनुसार हम देख लेते हैं, जब बालक का शारीरिक विकास होता है उसी के साथ साथ बालक की रुचि, ध्यान में केंद्रीकरण, व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। साथ ही साथ बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता जाता है। 7वां सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक या बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप के आधार पर ही बालक या बालिका में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही आयु के 2 बालक या 2 बालिकाएं या फिर एक बालक या एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो उपस्थित रहती हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। 8वां सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या फिर मानव जाति, अपने जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का ही अनुसरण करती है। हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, संसार के प्रत्येक भाग में जो मानव जाति है उनके शिशु या बालक जो है उनका विकास का प्रतिमान एक ही समान होता है। चाहे पशु जाति हो, विश्व के किसी भी प्रदेश का पशु उसी जाति के अनुसार अपने शिशुओं को जन्म देता है। 9वां सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर ही होता है। उदाहरण के रूप में शिशु अपने शरीर के किसी भी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। उसी प्रकार किसी भी वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व बालक जो है अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है, तब वो उस वस्तु को अंत में पकड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जो सिद्धांत है 10वां, वो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न ही वातावरण के कारण, वरन वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की ही अंतःक्रिया के कारण होता है। तो स्किनर ने भी इन शब्दों से स्पष्ट किया है, यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग यदि जन्मजात योग्यताओं को कुंठित करते हैं, निर्बल बनाते हैं, तो इसी प्रकार का हमारा जो बालक है उसका भी निर्माण होता है, उसका आगे विकास ऐसा ही होता है। तो इन सी के साथ आप सभी इसका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।